जब आप 21वीं सदी के सबसे निर्दयी तानाशाहों में से एक से निपट रहे हो तो सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, क्रूरता। उस तानाशाह के अधीन लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस युद्ध मशीन की बुनियाद के खिलाफ जिसे वो आपके खिलाफ लेकर आया है। यूक्रेन यह बात बहुत अच्छी तरह जानता है और अप्रैल में यूक्रेन ने रूस को वह सबसे क्रूर महीना दिया जो पुतिन और उसके साथियों ने अब तक झेला है। क्रीमिया से यूराल तक यूक्रेन ने दिखने वाली हर चीज तबाह कर दी है। रूसी तेल जल रहा है और सेना बिखर रही है। सब तैयार हो जाइए, हमें यहाँ बहुत सी बातों पर बात करनी है। 4 मई को कीव पोस्ट ने एक बड़ी खबर दी जिसमें बताया गया कि यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन विशेषज्ञों ने अप्रैल महीने में रूसी क्षेत्र में 14 रूसी तेल रिफाइनरियों और ईंधन केंद्रों पर सफलतापूर्वक हमला किया। ये सिर्फ बड़ी खबर नहीं बल्कि रिकॉर्ड है। पहले यूक्रेन के इतने ड्रोन ने एक ही महीने में रूसी तेल ढांचे पर इतनी बार हमला नहीं किया था। कई बार उन्होंने एक ही लक्ष्य को निशाना बनाया। यूक्रेन के ड्रोन अब और गहराई तक जा रहे हैं। हम जिन घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से एक में यूक्रेन ने एक ड्रोन को 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा यानी करीब 930 मील दूर रूस की एक और अहम रिफाइनरी में सीधे टकरा दिया। यही सब नहीं, अप्रैल रूस के लिए साल का सबसे क्रूर महीना रहा क्योंकि यूक्रेन ने गहरे हमलों की मुहिम को पागलपन तक बढ़ा दिया। रूस के तेल से शुरू करते हैं। ये रही रिफाइनरी सूची। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। पहले आपको बाशनेव नोवोइल रिफाइनरी ले चलते हैं जो रूस के बशकोर्तोस्तान के उफा कस्बे में है। यूक्रेन से 1400 किलोमीटर या लगभग 870 मील दूर यह रिफाइनरी लुब्रिकेंट्स और उच्च गुणवत्ता वाले तेल बनाती है और इसकी सालाना तेल प्रोसेसिंग क्षमता 70 लाख टन है। यूक्रेन ने इस पर जोरदार हमला किया और इसे जलता हुआ छोड़ दिया और आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी था। रूस के निजनी नोगोरोड क्षेत्र के कोस्तोव में गोर्की ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला हुआ। इस बार यूक्रेन के ड्रोन को इतनी दूर यात्रा नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 800 किलोमीटर या लगभग 497 मील। उन्होंने रिफाइनरी की 2 मुख्य तेल रिफाइनिंग यूनिट्स नष्ट कर दी। ये रिफाइनरी हर साल लगभग 1.7 करोड़ टन तेल प्रोसेस करती है और रूस की कुल पेट्रोल खपत का 30% हिस्सा अकेले देती है। अब टुअप्सा की बारी है। पहले भी बताया था कि यूक्रेन ने यहाँ कुछ रिफाइनरियों पर कई बार हमला किया था। रिफाइनरी में काम करने वाले लोग जरूर सोचते होंगे कि क्या यूक्रेन के ड्रोन उनसे कोई दुश्मनी रखते हैं। उन्होंने 16, 20 और 28 अप्रैल को हमला कर प्रोसेसिंग यूनिट्स नष्ट की, कम से कम 24 ईंधन भंडारण टैंक तबाह किए और एक संयंत्र को पूरी तरह ठप कर दिया। ये प्लांट रूस की कुल रिफाइनिंग का 4.4% करता है और यूरो 5 मानक पेट्रोलियम उत्पाद बनाता है जिनका इस्तेमाल सेना करती है। अगर तुअप्सा को लगा कि यूक्रेन उसे भूल गया तो यूक्रेन ने 1 मई को फिर रिफाइनरी पर हमला किया। एयर डिफेंस, शायद पुतिन यही कह रहे होंगे कि कभी सुना ही नहीं। यूक्रेन ने तुआप्सा रिफाइनरी समेत रूस की कई रिफाइनरियों पर हमला किया जैसे उसने उनका पैसा खा लिया हो। सामारा में स्थित सिजरान रिफाइनरी पर इतना जोरदार हमला हुआ कि वहां भीषण आग लग गई और ये हमला उन ड्रोन से हुआ जो 900 किलोमीटर यानी लगभग 560 मील दूर से आए थे। सामारा क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन ने नोवोकुइबिसेव्स्क रिफाइनरी में धमाके और आग लगा दी जो हर साल 8.8 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है और 20 तरह के पेट्रोलियम उत्पाद बनाती है जिनमें कई रूस की सेना के लिए हैं। पर्म और ओस्क जो यूक्रेन से करीब 1500 किलोमीटर दूर है, वहां रिफाइनरियों पर हमला हुआ। लुकोइल परमनेफ्टी ऑर्गसिंतेज रिफाइनरी को यूक्रेन की SBU अल्फा यूनिट ने निशाना बनाया। वह संयंत्र हर साल 13 मिलियन टन रूसी तेल प्रोसेस करता है। यूक्रेन के ड्रोन ने प्रमुख तेल प्रसंस्करण इकाई बंद कर दी। रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र के ओर्स्क में यूक्रेन के ड्रोन ने 6.6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली रिफाइनरी में आग लगा दी जो 30 प्रकार के उत्पाद बनाती है। लगता है हम एक भूल गए। यारोस्लाव में यारोस्लावस्की रिफाइनरी यूक्रेन की नज़र से नहीं बची। ड्रोन लगभग 750 किलोमीटर या लगभग 466 मील की दूरी तय करके रिफाइनरी की वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट को तबाह किया जिसकी क्षमता
15 मिलियन टन तेल की है। ये रूसी युद्ध मशीन का अहम हिस्सा है क्योंकि ये पेट्रोल, डीजल व जेट ईंधन बनाती है। ये सब पुतिन को चौंकाने के लिए काफी था। सच कहूं, हम अब भी हैरान हैं और ये तो शुरुआत है। अब तक हमने सिर्फ उन्हीं रिफाइनरियों की बात की है जिन पर यूक्रेन ने उस महीने में हमला किया जब उसने लंबी दूरी वाला चाकू पुतिन की पसलियों में गहरा घुसेड़ दिया। अब चाकू को इतनी जोर से घुमाना है कि पुतिन को लगे जैसे वह उनके फेफड़ों में है। यूक्रेन के हमले में बंदरगाह, जहाज, हार्डवेयर और उत्पादन सुविधाएं प्रभावित हुई, जो रूस के लिए सबसे क्रूर महीना था। तेल की बात करते हुए अब रूस के बंदरगाहों पर चर्चा करें। यूक्रेन ने अप्रैल में ये कई बार किया था। प्रिमोर्स्क में, जो लेनिनग्राद क्षेत्र में रूस के प्रमुख तेल निर्यात केंद्रों में से एक है, यूक्रेन के ड्रोन ने RVSP 20,000 टैंकों की एक तिकड़ी को नुकसान पहुंचाया और एक भीषण आग लगा दी। इन टैंकों की कुल क्षमता 60,000 घन मीटर तेल की है और ये सिर्फ ताज़ा नुकसान है जो रूस को एक ऐसे बंदरगाह में हुआ है जो यूक्रेन से 850 किलोमीटर या 528 मील दूर स्थित है। ड्रोन यूनिट्स ने प्रिमोर्स्क पर हमलों की शुरुआत पहले ही कर दी थी। मार्च में इस निर्यात केंद्र को कई बार निशाना बनाया गया था और अगर रूस को लगता है कि मई में हालात धीमे हो सकते हैं तो उसे फिर से सोचना चाहिए। 3 मई को प्रिमोर्स्क में फिर ड्रोन हमला हुआ जिससे भीषण आग लग गई। उस्तलुगा, जो रूस का दूसरा बड़ा बाल्टिक समुद्री बंदरगाह है, की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं रही। यूक्रेन के ड्रोन भी लगभग उतनी ही दूरी तय करके उस बंदरगाह तक पहुंचे और इस दौरान 3 तेल टैंकों को नुकसान पहुंचाया। प्रिमोर्स्क की तरह मार्च में उस्तलुगा पर भी कई बार हमला हुआ। इस बिंदु तक तो ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन पहले से लगी इतनी गंभीर चोट पर घाव पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहा है, जिसने रूस के कुल तेल निर्यात का लगभग 40% संभालने वाले 2 बंदरगाहों को काम से बाहर कर दिया है। मार्च में सबसे ज्यादा प्रभावित ठिकानों पर दोबारा हमला करने के साथ यूक्रेन ने कुछ और रूसी तेल बंदरगाहों को भी निशाना बनाने का फैसला किया। यूक्रेन ने लेनिनग्राद के RPKysolsk लुकोइल 2 लोडिंग टर्मिनल पर हमला कर फिर आग लगा दी। नोवोरोसिस्क, जो रूस के प्रमुख काला सागर बंदरगाहों में है, वहां यूक्रेन के ड्रोन ने 420 किलोमीटर यानी करीब 260 मील की दूरी तय कर शेस्कारिस तेल टर्मिनल पर हमला किया। एक और आग लगने से रूस की प्रिमोर्स्क और उस्तलुगा से तेल काला सागर के जरिए ग्राहकों तक भेजने की क्षमता ठप हो गई। अंत में क्रास्नोदार क्राय में यूक्रेन ने तिखोरेत्स्क तेल पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन हमले से फिर आग लगा दी। क्राइमिया और क्रास्नोदार के तेल डिपो पर कई हमलों से यूक्रेन द्वारा युद्ध शुरू होने के बाद रूसी तेल के खिलाफ सबसे भीषण मासिक अभियान चला। रूस को ये दर्द महसूस हो रहा है। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी से तेल की ऊंची कीमतों का फायदा मिल सकता है, लेकिन रूस को अपने निर्यात में भारी कटौती करनी पड़ी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने 12 मार्च को बताया कि रूस को तेल बिक्री से रोज $150 मिलियन ज्यादा मिलना चाहिए था। इसके बजाय अप्रैल में रूस को अपने निर्यात सीमित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जिन बंदरगाहों से वह अपनी छाया जहाजों को आपूर्ति करता है वे जल रहे थे और जिन रिफाइनरियों में उन बंदरगाहों के लिए उत्पाद बनते हैं वे ढह गईं। RBC यूक्रेन के अनुसार रूस के तेल निर्यात में अप्रैल में मार्च की तुलना में 16.8% की गिरावट आई, जिससे 1.8 मिलियन टन की कमी हो गई। यही यूक्रेन का असली मकसद था, रूस को वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाओ जहां उसका तेल बनता है और जहां से वो देश से बाहर जाता है, ताकि पुतिन के पास अपनी युद्ध मशीन चलाने के लिए कम से कम पैसा रहे। ठीक है, चलिए एक पल के लिए सांस लेते हैं। हमने अप्रैल के कई हमलों को पहले ही कवर कर लिया है और अभी बहुत सारे बाकी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम यूक्रेन के अब तक के सबसे विनाशकारी हमलों वाले महीने के और अधिक नुकसान गिनाना शुरू करें, ये एक छोटा सा याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, तो अगर आपको हमारे चैनल से कुछ नया जानने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, अब वापस हमलों पर चलते हैं। अप्रैल में यूक्रेन रूस के तेल पर अपने हमले खत्म करने से बहुत दूर था। रिफाइनरी, बंदरगाह और टैंकरों के साथ यूक्रेन ने रूसी तेल उत्पादन के साधनों पर भी दुर्लभ हमला कर उन्हें नष्ट किया। 10 अप्रैल को कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया
कि यूक्रेन की सेना ने कैस्पियन सागर की 2 तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्मों पर हमला किया, जो मोर्चे से करीब 1000 किलोमीटर यानी लगभग 620 मील दूर थी। ये दोनों प्लेटफॉर्म बर्फ प्रतिरोधी थीं और यूरी कोरचागिन व व्यग्रिफा तेल क्षेत्रों में तैनात थीं। ये हमला यूक्रेन की रूसी तेल को नुकसान पहुंचाने की रणनीति में नया बदलाव दिखाता है। यह निर्यात केंद्रों और रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है, जो रूसी कच्चे तेल को परिष्कृत उत्पादों में बदलती है। इस तरह श्रृंखला की 2 कड़ियां टूट चुकी है। कैस्पियन सागर पर अपने हमलों के साथ यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वह एक और कड़ी पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है। रूस का कच्चा तेल रिफाइनरी पहुंचने से पहले ही जला दिया जाता है। यूक्रेन धीरे धीरे रूस की तेल आपूर्ति श्रृंखला को पंगु बना रहा है। उस श्रृंखला के दूसरे छोर पर वे टैंकर हैं जो रूसी तेल को निर्यात केंद्रों से निकालकर खरीदारों तक पहुंचाते हैं। यूक्रेन ने पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उसने शायद टैंकर को भी निशाना बनाने का सोचा। अंततः वह टैंकर तुआप्सा में था। अगर अप्रैल में यूक्रेन ने कुछ साबित किया तो वो यही था कि तुआप्सा की हवाई सुरक्षा इतनी कमजोर है कि यूक्रेन इस इलाके पर ऐसे वार कर सकता है जैसे माइक टाइसन किसी मुक्कों से चकराए छोटे बच्चे को मुक्का मार रहा हो। 29 अप्रैल को यह खुलासा हुआ कि यूक्रेन के ड्रोन ने मरक्विसा टैंकर पर सीधा हमला किया था, जो उस समय तुआप्सा से लगभग 210 किलोमीटर या 130 मील दक्षिण पूर्व में था और बिना किसी स्वचालित पहचान प्रणाली के सिग्नल के यात्रा कर रहा था। यह रूसी शेडो फ्लीट जहाज़ों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम रणनीति है, जैसे कि रूस के अलावा किसी अन्य देश के झंडे के तहत यात्रा करना। इस मामले में क्षतिग्रस्त रूसी टैंकर कैमरून के झंडे के तहत चल रहा था, लेकिन यूक्रेन ने धोखा नहीं खाया। ये जहाज शैडो फ्लीट का हिस्सा था और यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड ने इसे प्रतिबंधित किया है। यूक्रेन ने शायद तय किया कि ये सभी प्रतिबंध जहाज को चलने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने उसे सेवा से बाहर करने के लिए उस पर और भी सीधे हमले कर दिए। आखिरकार अब तो काम पूरा हो गया होगा, है ना? अरे नहीं, जिस चाकू के बारे में हमने कहा था कि वो पुतिन की पसलियों के बीच घुमाया जा रहा है, वो इतना गहरा घुस गया कि उसकी नोक उनके पिछवाड़े से बाहर निकल आई, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के तेल उद्योग पर इन सभी हमलों के साथ साथ उसके विमानों, युद्धपोतों और यहाँ तक कि रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर के केंद्र पर भी हमले किए। इन हमलों में से एक रूस के लिए अब तक के युद्ध का सबसे अपमानजनक हमला था। 25 अप्रैल को हुए एक ऑपरेशन में यूक्रेन ने दूर दराज के क्षेत्र चेल्याबिंस्क में शारगोल एयरफील्ड पर हमला किया। लक्ष्य में 4 तक फाइटर जेट शामिल थे, जिनमें 2 Su-57 स्टेल्थ फाइटर भी थे, जिन्हें रूस ने अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे जेट्स के जवाब के तौर पर बनाया है। Su-57 रूस की तरफ से पेश किया गया सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है। अब इनमें से 2 जमीन पर एक एयरबेस पर जल रहे हैं, जो यूक्रेन से 1700 किलोमीटर या 1056 मील दूर है। और हम फिर से रूस की ओर लौटते हैं। सीमा क्षेत्र ब्रायंस्क में यूक्रेन के ड्रोन 1 अप्रैल को स्त्रेला प्लांट पर बरस पड़े। ये प्लांट रूस की क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों का निर्माण करता है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूसी रक्षा उद्योग के लिए 120 सरकारी अनुबंध पूरे कर चुका है। ये हमला यूक्रेन द्वारा ऐसा लक्ष्य चुनने का उदाहरण है जिससे पुतिन की लंबी दूरी की मिसाइल रणनीति को ज्यादा नुकसान पहुंचे। सिर्फ अप्रैल महीने में ही रूस ने यूक्रेन की ओर विभिन्न प्रकार की 141 मिसाइलें दागी, साथ ही 6,663 ड्रोन भी भेजे। रूस ने अप्रैल में हवाई हमलों का रिकॉर्ड तोड़ा। यूक्रेन द्वारा स्ट्रेला प्लांट नष्ट करने से रूस को मिसाइल भंडार भरने में दिक्कत हो रही है। 19 अप्रैल को यूक्रेन ने रोस्तोव क्षेत्र के तगादरोग में अटलांट एरो प्लांट पर हमला किया। इस बार यूक्रेनी नौसेना ने अपनी बहादुरी दिखाई जब उसने नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया और उस प्लांट को निशाना बनाया जो रूस की सेना द्वारा फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल किए जाने वाले मोलनाया स्ट्राइक और टोही ड्रोन के पूरे उत्पादन चक्र के लिए जिम्मेदार है। अटलांट एरो ओरियन ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे भी बनाता है, साथ ही खौ 50 मिसाइलों और CAB-20 निर्देशित हवाई बमों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे भी बनाता है। रूस ने प्लांट के वेयरहाउस में आग की खबर दी और नेपच्यून मिसाइलों के इस्तेमाल से इनकार नहीं कर सका,
इसलिए ड्रोन मलबे का बहाना नहीं बना सका। हम वादा करते हैं कि अप्रैल में यूक्रेन द्वारा रूस को दी गई सजा की हमारी कवरेज लगभग पूरी हो चुकी है। आखिरी पड़ाव है ब्लैक सी फ्लीट। यूक्रेन ने अप्रैल में उस फ्लीट पर जबरदस्त हमला किया और भी ज्यादा युद्धपोतों और जहाजों को नष्ट कर दिया, जो पहले ही यूक्रेन से जितना दूर हो सकते थे उतना पीछे हटने के लिए मजबूर हो चुके थे। वापसी काम नहीं आई। अप्रैल में यूक्रेन ने प्रोजेक्ट 775 यामल और प्रोजेक्ट 117 निकोलाई फेल्चेनकोव को नष्ट कर दिया। ये दोनों लैंडिंग शिप्स हैं जिनकी कुल कीमत $150 मिलियन है। यूक्रेन ने दोनों जहाजों पर 2 बार हमला किया, पहले 20 अप्रैल को और फिर 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को यूक्रेन ने इवान कुर्से रेडियो टोही केंद्र नष्ट किया और ब्लैक सी फ्लीट ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। प्रोजेक्ट 11356 आर बोरेवेस्टनिक फ्रिगेट भी यूक्रेन के विनाशकारी लंबी दूरी के हमलों का शिकार हुआ। उस युद्धपोत पर हमला कर यूक्रेन ने पुतिन की मिसाइल रणनीति को फिर झटका दिया, क्योंकि बुरावेस्निक को कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लेस किया जा सकता है, जिन्हें रूस नियमित रूप से यूक्रेन पर दागता है। यूक्रेन ने केर्च जलडमरू मध्य में कब्जे वाले क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाली मुख्य जीवन रेखा केर्च पुल की सुरक्षा कर रही 2 गश्ती नौकाएं नष्ट कर दी। इस हमले ने यूक्रेन की क्रीमिया को मुक्त कराने की रणनीति के तहत पुल पर भविष्य में होने वाले हमलों के रास्ते खोल दिए हो सकते हैं। 22 अप्रैल को यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवस्तोपोल क्षेत्र में एफएसबी सीमा गश्ती जहाज के कोनिंग टावर को नुकसान पहुंचाया। उफ, जैसे बताया था, हम यूरल से क्रीमिया तक की बात करने वाले थे और यूक्रेन ने निराश नहीं किया। यूक्रेन ने अप्रैल में जितनी लंबी दूरी की तबाही मचाई उतनी पहले कभी नहीं मचाई थी। हमने देखा है कि रिफाइनरियां और तेल निर्यात केंद्र पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जिसका रूस के तेल निर्यात पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। सैकड़ों मिलियन डॉलर का सैन्य उपकरण जलकर नष्ट हो गया, जिसमें से काफी कुछ रूस दोबारा नहीं बना सकेगा। यूक्रेन के हमलों से रूसी जहाज लंबे समय तक सेवा से बाहर रहेंगे, क्योंकि रूस का जहाज निर्माण उद्योग प्रतिबंधों के कारण चरमरा रहा है। हमने देखा है कि मिसाइल कारखाने नष्ट हो गए हैं, शेडो फ्लीट टैंकरों को निशाना बनाया गया है और यहाँ तक कि यूक्रेन की तेल केंद्रित रणनीति का विस्तार आपूर्ति श्रृंखला के एक नए हिस्से तक हो गया है, क्योंकि कैस्पियन सागर अब एक लक्ष्य बन गया है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन पहले से कहीं ज्यादा दूर उड़ रहे हैं और यह तथ्य कि उन्हें इतनी सफलता मिल रही है, यह बताता है कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली उतनी ही खिंची हुई है जितनी कि एक दरियाई घोड़े द्वारा पहनी गई टाइट पैंट। यूक्रेन की लंबी दूरी के हमलों पर ऊर्जा लगाने से बाकी जगहों पर उसकी गति धीमी हो सकती है। अप्रैल में रूस के मध्यम दूरी वाले मोर्चे को राहत या मोर्चे पर यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन से पुतिन के कम गुर्गे तबाह हुए हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने इन दोनों क्षेत्रों में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव के अनुसार यूक्रेन ने 20 से 150 किलोमीटर यानी 12.4 से 93.2 मील की रेंज में किए गए हमलों की संख्या दोगुनी कर दी है। अप्रैल में इस रेंज में किए गए हमलों की संख्या मार्च की तुलना में दुगुनी थी और फरवरी में रूस के नज़दीकी इलाकों में यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों से 4 गुना ज्यादा थी। यूक्रेन इन प्रकार के हमलों के जरिए उन सपोर्ट सिस्टम्स को तोड़ता है जो रूस को मोर्चे पर अपने हमलों को बनाए रखने में मदद करते हैं। कंट्रोल सेंटर्स, लॉजिस्टिकल और सप्लाई चेन, सैनिकों की भीड़ व भंडारण सुविधाएं नष्ट होती है। मिड रेंज में हर सफल हमला मोर्चे पर रूस की ताकत को कमजोर करता है। यूक्रेन जब कब्जे वाले क्षेत्रों में एयर डिफेंस पर हमला करता है तो वह हवाई गलियारे खोल देता है, जिससे और हवाई हमले किए जा सकते हैं, चाहे पास हो या रूस के भीतर। रूस के फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए यह महीना बहुत खराब रहा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के अनुसार रूस को अप्रैल महीने में भारी नुकसान हुआ और उसे 35,000 हताहतों का सामना करना पड़ा, जबकि यूक्रेन ने अपने मिड रेंज हमलों की संख्या दोगुनी कर दी और रूस पर पहले से कहीं ज्यादा जोरदार हमला किया। ये संख्या मार्च में मारे गए या घायल हुए रूसी सैनिकों जितनी है, जिससे यूक्रेन की रणनीति सफल दिखती है। जितना ज्यादा यूक्रेन रूस के पीछे हमला करता है, पुतिन के सैनिक उतने ही कमजोर होते जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि यूक्रेन ने मार्च में रूस पर जितने नुकसान पहुंचाए थे, जो कि रिकॉर्ड 35,351 थे, उतने इस बार गिरा दिए हैं।
लेकिन यह करीब है। और अप्रैल में यूक्रेन ने दिसंबर में बनाए गए अपने पिछले रिकॉर्ड 35,000 के बराबर नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन का कहना है कि अप्रैल लगातार 5वां महीना है जब रूस ने युद्ध में जितने सैनिक वो भर्ती कर सका उससे ज्यादा सैनिक खोए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने ही दिसंबर से अप्रैल के बीच रूस को 1,56,735 सैनिकों का नुकसान पहुंचाया है, यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट करता है। रूस ने इसी अवधि में 1,48,400 सैनिकों की भर्ती की है और रूसी नुकसान इससे भी अधिक रहे होंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें यूक्रेन ड्रोन फुटेज से सत्यापित कर सकता है, जो उन्हीं हथियारों द्वारा रिकॉर्ड की गई है जो ये हताहत पहुंचा रहे थे। अगर तोपखाने की गोलाबारी और रिकॉर्ड नहीं हुए हमले जोड़े तो रूस की 5 महीने की हताहत दर 1,60,000 से ज्यादा है। पुतिन को कहीं राहत नहीं मिल रही। यूक्रेन सिर्फ लंबी दूरी की मुहिम नहीं तेज कर रहा, वो हर मोर्चे पर ताकत बढ़ा रहा है और रूस के पास जवाब नहीं है। अब रूस के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। अप्रैल यूक्रेन द्वारा पुतिन की युद्ध मशीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला सबसे क्रूर महीना था। क्रेमलिन से दूर किसी छिपे बंकर में कांपते हुए पुतिन को पता होगा कि रूस के लिए हालात और खराब होने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूक्रेन मध्यम दूरी के स्ट्राइक ड्रोन के मोर्चे पर क्या कर रहा है तो हमारे पास पूरी जानकारी है। हमारा वीडियो यूक्रेन की नई क्रूर रणनीति को विस्तार से बताता है, जिसमें यह शामिल है कि यूक्रेन किन लक्ष्यों को निशाना बना रहा है और 16 अप्रैल को हुआ एक खास हमला कैसे इस युद्ध के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, जो अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। उस वीडियो को देखें और द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप रूस के खिलाफ यूक्रेन की उपलब्धियों पर हमारे नए वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।